ये विचार बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में एक तितली के पंखों की हलचल और टेक्सास में आने वाले तूफान का उदाहरण सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि इस दुनिया में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है और एक छोटी सी घटना भी बड़ी घटनाओं का कारण बन सकती है। ये विचार 1960 एड में अमेरिकी गणितज्ञ और मौसम विज्ञानी एडवर्ड लॉरेंस ने विकसित किया, जो यूएस एयरफोर्स के लिए मौसम पूर्वानुमान का काम करते थे। एक दिन जब वह पृथ्वी के वायुमंडल का सिमुलेशन कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ डाटा के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान निकाला। शुरुआत में सिमुलेशन ने साफ तौर पर सनी वेदर का अनुमान दिया, लेकिन जब उन्होंने कुछ डेटा में बदलाव करके सिमुलेशन फिर से चलाया, तो कंप्यूटर ने एकदम अलग परिणाम दिया और तूफान का पूर्वानुमान दिखाया। ये उन्हें अजीब लगा और उन्होंने सोचा कि कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि यह एक सामान्य घटना थी, जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। इसका सिद्धांत यह है कि बड़े जटिल प्रणालियों में छोटी से छोटी परिवर्तन भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक नहीं किया होता, तो आपकी जिंदगी की दिशा कुछ और होती। हर एक फैसला जो आपने अब तक लिया है, आपके भविष्य को प्रभावित करता है। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट का सिद्धांत, जो यह बताता है कि एक छोटा सा निर्णय भी बड़े परिणाम ला सकता है। वर्ल्ड वॉर वन की कहानी इस सिद्धांत का बेहतरीन उदाहरण है। 7 जून 1940 को हंगरी के राजकुमार और उनकी पत्नी सैर करने निकले थे। उनके ड्राइवर ने गलती से एक गलत मोड़ लिया और इससे उनकी कार एक कैफे के पास से गुजरी, जहां कोई अन्य व्यक्ति बिना किसी मकसद के सैंडविच खाने आया था। वह व्यक्ति मौका देखकर राजकुमार और उनकी पत्नी को गोली मार देता है और दोनों की मौत वहीं हो जाती है। इसके बाद हंगरी ने इस घटना का आरोप सर्बिया पर लगाया और इस एक घटना से पूरी दुनिया में एक सिलसिला शुरू हुआ, जिससे वर्ल्ड वॉर वन का आगाज हुआ। अगर उस दिन ड्राइवर सही रास्ते पर चलता, तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट, जहां हर एक छोटा सा निर्णय दुनिया के सबसे बड़े बदलावों का कारण बन सकता है। अगर उस राजकुमार की मौत नहीं होती, तो शायद वर्ल्ड वॉर भी नहीं होता। एक गलती से, एक छोटे से मोड़ से 2 करोड़ लोगों की मौत और इतने सारे तकनीकी बदलाव हुए। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, वह महज एक श्रृंखला का हिस्सा था। यह एक प्रक्रिया का चेन रिएक्शन है। बटरफ्लाई इफेक्ट ने मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया और इसने मुझे प्रेरित किया कि मैं मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर पढ़ूं। इसे मैंने गहराई से पढ़ा और इसमें से 6 महत्वपूर्ण पाठ सीखे, जो आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये एक और दिलचस्प उदाहरण है जो बटरफ्लाई इफेक्ट को और समझने में मदद करता है। राइंटो वुडी 6 में मशहूर जादूगर हुडिनी ने अपने शो के बाद कुछ छात्रों को मंच पर बुलाया। उनमें से एक बहुत पतला छात्र था, जिसका नाम था गॉर्डन वाल्ड। उसने मजाक में हुडिनी को पेट पर पंच मार दिया और उसी पंच से हुडिनी का अपेंडिक्स फट गया। कुछ ही दिनों में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। अब हुडिनी, जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के पंच को सहन कर सकते थे, एक छोटे से बच्चे के पंच के कारण अपनी जान गंवा बैठे। यह इसलिए हुआ क्योंकि वह उस पंच के लिए तैयार नहीं थे। जब वह बॉडी बिल्डर्स को मंच पर बुलाते थे, तो उन्हें पहले से पता होता था कि यह पंच उन्हें कितना तेज मारेगा, और वह अपने पेट के मसल्स को उस हिसाब से मजबूत कर लेते थे। लेकिन उनकी मौत तब हुई जब वह उस अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार नहीं थे। कैलिफोर्निया में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप कब आएगा और उसकी तीव्रता कितनी होगी, यह किसी को नहीं पता होता। लेकिन वहां के लोग और सरकार हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वह घर की डिजाइन हो या फिर आपातकालीन टीम का प्रशिक्षण। यही कारण है कि प्रसिद्ध लेखक नसीम तालिब कहते हैं कि अचानक घटनाओं की भविष्यवाणी करना व्यर्थ है। एक बार जेफ बेजोस से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आने वाले 10 सालों में क्या बदलने वाला है। उनका जवाब था, मैं ये नहीं जानता। उनके एक दोस्त जो ओमाहा, नेब्रास्का की सड़कों से गुजर रहे थे, ने पूछा कि बाजार की हालत बहुत खराब है, तो देश कैसे इस मंदी से उबर पाएगा। तब वॉरेन बफेट ने जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है कि 1962 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कैंडी बार कौन सी थी? दोस्त ने कहा, नहीं। वॉरेन ने कहा, स्नीकर्स। फिर वॉरेन बफेट ने कहा, आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कैंडी बार वही है,
इसका मतलब था कि कुछ चीजें समय के साथ नहीं बदलती। वॉरेन बफेट का मानना है कि दुनिया में बहुत कुछ बदलता है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा स्थिर रहती हैं। इसलिए उनका सुझाव है कि हमें अपना समय, ऊर्जा और पैसा उन चीजों में निवेश करना चाहिए जो बदले नहीं। यही कारण है कि वह कोका कोला, हेंस केचप और बीमा कंपनियों में निवेश करते हैं, क्योंकि ये कंपनियां स्थिर हैं और इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। क्योंकि चाहे डोसियाज़िनफाइज़िड में दुनिया कैसी दिखे, लेकिन तब भी लोग सुरक्षित महसूस करना चाहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे और अपने बर्गर और सैंडविच पर केचप लगाएंगे। इसलिए इस बदलती दुनिया में आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कभी नहीं बदलती, और उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है स्टोरी टेलिंग। नंबर 2, कहानियां आंकड़ों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था और वह डूबा था, यह सबको पता है। लेकिन शिपिंग उद्योग में टाइटैनिक से भी बड़े जहाज डूब चुके हैं और टाइटैनिक से कहीं ज्यादा लोग मरे हैं। फिर भी आप सिर्फ टाइटैनिक के बारे में ही जानते हैं, क्योंकि वही एक कहानी है जो लोगों को बताई गई है। इसी तरह सीरियाई शरणार्थी संकट में कितने लोग मरे, ये डेटा शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन एक 3 साल के बच्चे इलान कुर्दी की तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। उस एक फोटो ने पूरी दुनिया में वह खबर फैला दी, जिसे कई विश्व नेता कार्रवाई करने को प्रेरित हुए और उस संकट को हल करने की दिशा में कदम बढ़ाए। दुनिया आंकड़ों से नहीं, कहानियों से चलती है। चार्ल्स डार्विन ने पहली बार विकासवाद का सिद्धांत नहीं खोजा था। इससे पहले भी कई लोग ये दावा कर चुके थे। लेकिन चार्ल्स डार्विन को दुनिया आज इस कारण जानती है, क्योंकि उन्होंने सबसे कंपेलिंग भावशाली कहानी के साथ उस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 82 मिलियन से भी ज्यादा बिक चुकी किताब सेपियंस के लेखक युवाल नोहा हरारी भी मानते हैं कि उन्होंने कुछ नया नहीं खोजा, बल्कि उन्होंने पुरानी जानकारी को एक नई और आकर्षक कहानी में डाला। मैंने तो बस तथ्यों को कहानियों के रूप में पेश किया है। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा था कि फिजिक्स की किताबों में हर एक समीकरण किताबों को कम आकर्षक बना देता है। वह भी मानते थे कि लोगों को लेक्चर नहीं, बल्कि यादगार और दिलचस्प कहानियां चाहिए। लेसन नंबर 3, स्थायी जानकारी की तलाश करें। दुनिया में जानकारी दो प्रकार की होती है, एक स्थायी और दूसरी क्षणिक। अधिकांश समाचार और सोशल मीडिया पोस्ट क्षणिक जानकारी होती हैं, जो कुछ दिनों या महीनों बाद अप्रासंगिक हो जाती हैं। यही कारण है कि यह जानकारी ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि स्थायी जानकारी खोजना कठिन है, क्योंकि यह इतिहास में छिपी होती है। स्थायी जानकारी न केवल यह बताती है कि क्या हुआ, बल्कि यह भी बताती है कि क्यों हुआ और कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे ये घटनाएं भविष्य में भी घट सकती हैं। जैसे लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, ये एक अधूरी और क्षणिक जानकारी है, जबकि महिलाओं की मानसिकता को समझना स्थायी जानकारी है। चाहे आप कितना भी इंटरनेट का इस्तेमाल करें, जब तक आप क्षणिक जानकारी पर ध्यान देंगे, तब तक आपके जीवन में कोई वास्तविक बदलाव नहीं होगा। इसलिए अपना समय और ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो आने वाले वर्षों में भी प्रासंगिक रहें, जैसे स्थायी जानकारी का खजाना। मैं अपनी निजी समुदाय में यह सामग्री मुफ्त में साझा करता हूं। इसे आजमाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, और जब भी आप कोई सामग्री देखें तो खुद से यह सवाल पूछें कि क्या आने वाले 65 सालों में भी यह जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। अगर हां, तो ही आगे बढ़ें। भयानक घटनाएं, संकट और नवाचार। जब लोग खुश होते हैं और पूरी दुनिया शांति से चल रही होती है, तब कुछ नया और इनोवेटिव नहीं होता। इंसान तब ही कुछ करता है जब उसके अस्तित्व पर खतरा आ जाए। उदाहरण के लिए 1930 में जब वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही थी, उसी समय अमेरिकी फैक्ट्रियों का आउटपुट 100% तक बढ़ गया था। इसी समय सबसे ज्यादा हाईवे बनाए गए और इलेक्ट्रिक ग्रिड लाइनें स्थापित की गई। दरअसल तनाव और आपातकालीन स्थिति में ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। मिलिट्री को नवाचार का प्रेरक माना जाता है, क्योंकि वे ऐसे संकटपूर्ण और महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं जहां पैसे और मानव संसाधन की कोई चिंता नहीं होती। दूसरी ओर, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया दबाव में थी, उसी समय रडार, इंटरनेट, माइक्रोवेव ओवन, एंटीबायोटिक्स और जीपीएस जैसे कई अद्भुत नवाचार हुए। यदि आप दुनिया से सभी बुरी घटनाओं को हटा दें, तो इसके साथ साथ आप नवाचारों को भी हटा देंगे।
इसलिए अपने लिए एक मिनी वॉर जैसी स्थिति बनाएं। कुछ दिनों के लिए खुद को बाहर कर लें और खुद पर काम करें। दुनिया लालच से नहीं, बल्कि ईर्ष्या एनवी से चलती है। 30 से 40 साल पहले बहुत कम पैसों में भी लोग अच्छे से जीवन जीते थे, सब खुश रहते थे। आज लोगों की जीवन शैली 9950 से कहीं बेहतर हो गई है। लोगों के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी है। फिर भी लोगों का संतोष और खुशी का स्तर 9950 से कहीं कम है। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 99% जनसंख्या की स्थिति लगभग समान थी और सभी की जिंदगी में एक समान सुधार आया था। इस कारण उस समय लोग अधिक खुश और संतुष्ट थे। लेकिन उसके बाद असमानता बढ़ी, अमीर और गरीब के बीच संपत्ति का अंतर बढ़ा और सोशल मीडिया के आने से लोगों ने उस संपत्ति को दिखाना शुरू किया। जीवन शैली, रिश्ते, त्वचा का रंग और शरीर के आकार के मानक अब अंतर्राष्ट्रीय हो गए। इससे आम लोगों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई कि उनके जीवन में सुधार होने के बावजूद उन्हें संतोष और खुशी नहीं मिलती। फ्रांस में एक कहावत है, अगर आप सिर्फ खुश रहना चाहते हैं तो यह आसान है, लेकिन अगर आप दूसरों से ज्यादा खुश रहना चाहते हैं तो यह असंभव है। और यही आपके दुख का कारण है, क्योंकि संपत्ति और खुशी वस्तुनिष्ठ नहीं होती, बल्कि यह आपस में संबंधित होती है। उदाहरण के तौर पर, भारत के किसी गांव के सरपंच का बेटा फॉर्च्यूनर चलाकर खुद को अमीर समझता होगा, क्योंकि उसके आसपास सभी लोग गरीब होते हैं। अमीरी और गरीबी की परिभाषा वर्ल्ड के हिसाब से अलग होती है। वही चीज जो एक जगह पर अमीरी मानी जाती है, वही कहीं और गरीबी हो सकती है। एक बार एक्शन में आए जॉन मेनार्ड ने आइजैक न्यूटन के सारे ओरिजिनल पेपर्स खरीदे, जिन्हें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जॉन मेनार्ड न्यूटन को दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान मानते थे और समझते थे कि न्यूटन पूरी तरह से वैज्ञानिक थे। लेकिन जब उन्होंने न्यूटन के ओरिजिनल पेपर्स पढ़े तो उन्हें यह पता चला कि न्यूटन काले जादू और अमर रहने की जड़ी बूटी जैसी चीजों में विश्वास करते थे। यह जानकारी जॉन मेनार्ड के लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि वह तो न्यूटन को सिर्फ एक ब्रिलियंट वैज्ञानिक समझते थे। इसने उनका दिल तोड़ दिया, क्योंकि जब आप किसी इंसान के पास जाते हैं तो उनके खामियां भी नजर आने लगती हैं। जब आप किसी की केयरफुली क्राफ्टेड पर्सनैलिटी को पर्दे के पीछे से देखते हो तो अक्सर वह परसेप्शन और रियलिटी मैच नहीं करती। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए, जिन्हें हम बहुत आदर करते हैं, उनकी अच्छाइयों के साथ साथ उनकी खामियां भी असाधारण होती हैं। जो लोग किसी चीज में एबनॉर्मली मास्टर होते हैं, वे अक्सर दूसरी चीजों में काफी कमजोर होते हैं। इसलिए जिनसे आप पूरी जिंदगी तक रिस्पेक्ट करना चाहते हो, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके मन में उनका आदर घट सकता है। 80% चांस है कि उनकी कोई न कोई बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और वह आपके आदर को तोड़ सकती है। यहां पर एक रिस्पेक्टेड विचार है, तुक्के लगाने के बजाय आपको इतिहास को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। जितना ज्यादा आप इतिहास को पढ़ेंगे, उतना ही आप भविष्य के बदलावों के लिए ज्यादा आरामदायक और तैयार होते जाएंगे। दूसरी बात, स्टोरीज हमेशा आंकड़ों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। लोग लेक्चर से ज्यादा यादगार कहानियां पसंद करते हैं। इतिहास में सबसे बड़े बदलाव तब हुए हैं जब इंसान के सर्वाइवल पर खतरा आया। यही कारण है कि जब दबाव बढ़ता है तो इंसान अपने आप को साबित करता है। थोड़े बहुत दबाव का माहौल हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि यह इंसान को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह किताब की सारांश अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।